नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। हैदराबाद में शनिवार से शुरू हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का रविवार को आखिरी दिन था। इसके लिए बाकायदा भव्य तैयारियां की गईं। दरअसल दक्षिण भारत में 18 साल बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के साथ बीजेपी का फोकस मिशन तेलंगाना पर है। कारण अगले साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में पार्टी जुट चुकी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को विपक्षी दलों को बिखरा हुआ बताया और कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए कहा कि देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार इसके डर के कारण अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के दौरान पारित राजनीतिक प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि अगले 30 से 40 साल बीजेपी के होंगे और भारत विश्व गुरु बनेगा। शाह के संबोधन से जुड़े अंशों को मीडिया से साझा करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया को यह जानकारी दी। उनके मुताबिक शाह ने राजनीति से जातिवाद, वंशवाद और तुष्टीकरण को बहुत बड़ा अभिशाप बताया और ये कहा है कि देश की राजनीति से इनका अंत होकर ही रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले अपना भाषण में गुजरात दंगा का ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उनको ऐतिहासिक बोला, ऐतिहासिक निर्णय बताया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर जो भी आरोप लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उससे पूरा का पूरा झूठा करार दिया और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। 18-19 साल की लड़ाई में देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को नीलकंठ भगवान शंकर के 20 पान की तरफ गले में उतरकर सहन कर लड़ता रहा और आज अंत में सत्य सोने का तरह चमकता हुआ आ रहा है। हर जांच में मोदी जी बेदाग रहा। आज विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन डर से परिवार अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर रहा है। कांग्रेस का मोदी फोबिया हो गया है। कांग्रेस देश हित के हर निर्णय का विरोध करने लगे हैं। हताशा और कांग्रेस कंप्लीटली हताशा और निराशा में है। सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, एयर स्ट्राइक का विरोध, धारा 370 की खत्म करने का विरोध, जीएसटी का विरोध, आयुष्मान भारत का विरोध, योग का विरोध, वैक्सीन और वैक्सीनेशन का विरोध, सीए का विरोध, ट्रिपल तलाक का विरोध, राम मंदिर का विरोध, आज़ादी के अमृत महोत्सव का विरोध, हर विषय में कांग्रेस खाली विरोध का ऊपर ही विरोध करते जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग बनाया है, धारा 370 का एबोलिशन करते हुए। अग्निपथ योजना का सहायता हुए सराहना हुए। सीडीएस और औरप ये दोनों का और 3,000 करोड़ रुपया का 3,000 रक्षा उपकरणों का निर्णय में प्रतिबंध पर भी सरकार का प्रशंसा की गई। रक्षा क्षेत्र में निर्यात में 6 गुना वृद्धि हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल लीडर बना है। आज विश्व के कोई राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और नरेंद्र मोदी जी का और आशा भरी नजरिए से देखते हैं। भारत का विदेश नीति देश हित में बनी है। पर्यावरण,
सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, आतंकवाद जैसे सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर आज भारत की राय सबसे अधिक अहमियत रखती है। आज दुनिया के लगभग सभी देश योगों को अपना चुका है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का ऊपर भी अमित शाह जी ने बताया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 3 मुख्य अंग है। पहले, सभी नाम अनाम आज़ादी का सिपाहियों का सम्मान होना। दूसरा, सभी सरकारों का अच्छी कार्य को जनता का समक्ष रखना। और तीसरा, आज़ादी का अमृत काल में हम सब संकल्प ले कि भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित। और इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से एएनबी न्यूज इस समय आप तक पहुंचा रहा है। माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर इस समय आ रही है। बड़ी जानकारी, आतंकवादियों की अनंतनाग में कायराना हरकत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक बार फिर से आतंकवादियों की कायराना हरकत देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर से यह अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी है। अनंतनाग में आतंकवादियों ने हमला किया है और एक पुलिसकर्मी को गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी इस हमले में काफी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से ये बड़ी जानकारी इस समय सामने आ रही है। अनंतनाग में आतंकवादियों ने एक बार फिर से अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया है। एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया। हालांकि अभी पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आतंकियों ने पुलिसकर्मी को गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की है। अभी पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और चलिए अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक समाप्त हो चुकी है और आज बैठक के अंतिम दिन अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमले बोले हैं। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भरत सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विपिन शर्मा जी इस समय चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। अवस्थी जी, मैं पहले शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। देखिए, बैठक थी बीजेपी की कार्य समिति की, ठीक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की आपकी बैठक चल रही है। उसमें भी आप लोगों को कांग्रेस का जिक्र करना है और फिर बयान ये दिया जाता है कि मोदी फोबिया कांग्रेस को है। क्या मानूं मैं कि मोदी फोबिया कांग्रेस को है या बीजेपी को कांग्रेस फोबिया हो चुका है? पल्लवी, बात क्या है, हमने तो अगले 25 साल किस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं और देश को कैसे आगे ले जाएं, इसका तो चिंतन 2 दिन किया ही है। अब बहुत मीठा मीठा खाने के बाद थोड़ी कड़वी बात भी करी जाती है, तो उसमें कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी बची है जो राष्ट्रीय स्तरों पर हम उनके साथ कुछ कह सकते हैं, उनकी पॉलिसीज पे बात कर सकते हैं, उनके विचार बात कर सकते हैं, उनके यहाँ क्या हो रहा है ये भी तो चर्चा करना हमारा राजनीति का अंग है। और ऐसे करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि यदि किसी के पेट में भी दर्द होगा तो लोग कहेंगे कि मोदी जी के कारण हो गया है। तो मोदी फोबिया तो ऑलरेडी है और हमने 2 दिन लगातार छोटे छोटे विषयों पर किस तरीके से हमारी डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए, किस तरीके से हम दक्षिण भारत में अपना विस्तार करेंगे, और बहुत सारे विषयों पर बात किया। उसमें एक बात ये भी थी कि यहाँ पर किस तरीके से किन किन राज्यों में पहले 2.25 सरकार थी, अब 2.5 सरकार बची हैं, और कोशिश है कि, और जो एक और विषय की बात करना कहा उन्होंने। देखिए, 97 के बाद जब हमको ऐसा लगता है कि जब सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस की कमान संभाली थी और उनके जो अध्यक्ष थे सीताराम केसरी जी, उनको कमरे में बंद करके जी कांग्रेस पे कब्जा किया था, उसके बाद गांधीवाद अध्यक्षवाद के ऊपर छा गया है। आज G23 के लोग खाली एक ही बात तो कह रहे हैं कि अध्यक्ष बनाओ और अध्यक्ष का चुनाव कराओ, और वही हो नहीं रहा है। तो हम तो अपनी तो बात करेंगे ही, और हम अपने कंपटीटर की बात ना करें तो बात कैसे पूरी होगी राजनीति में, पल्लवी जी?
चलिए, तो फिर ऐसे फोबिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना? क्योंकि आपकी बैठक में किसी और पार्टी का जिक्र हो रहा है, तो फोबिया किसको है और किसको नहीं, वो तो खैर नजर आया। और भी बहुत सारे मसलों पर आज अमित शाह ने अपनी बातें रखी हैं, जिसके बारे में हिमंता बिस्वा शर्मा बता के गए हैं। एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। पहले और मेहमानों का भी मैं एक बार रुक कर लेती हूँ। भरत सिंह जी, जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद अब खत्म होकर रहेगा, ये बात साफ कर दी है अमित शाह ने। और जहां पर भी वंशवाद या परिवारवाद की बात आती है, सबसे पहले जो चेहरा है वो गांधी परिवार का प्रेजेंट किया जाता है। भरत सिंह जी, जातिवाद, प्रांतवाद और गांधीवाद के नाम पे पता नहीं, अभी आपने कहा कि गांधीवाद के नाम पे राहुल गांधी हो गई, राहुल जी हो गए, चाहे सोनिया गांधी जी हो गई, तो आपने जो सही कहा, आप सच मुझे मानना चाहिए था, बताना चाहिए था, लेकिन आपने मेरे लिए इतना उपयुक्त शब्द शुभेंद्र जी से कर दिया, जवाब था। मीटिंग होती है इनकी, मीटिंग के एजेंट के जो है पार्टी का सेट होता है, लेकिन वहां भी जो है वो गांधी परिवार दिखता है, कांग्रेस पार्टी दिखती है। शुभेंद्र जी, ये फोबिया किसे है, ये हेमंत जी को बताना चाहिए था कि कितनी दहशत आप लोगों को राहुल गांधी जी की है। राहुल जी एक शब्द कहते हैं, अगर एक शब्द कह देते हैं तो आपको डिफेंड करने के लिए पूरी सरकार, केंद्र की सरकार के मंत्री, सारे प्रवक्ता जो है वो खड़े हो जाते हैं। ये राहुल जी की ताकत है। अब जो परिवारवाद की जो है पल्लवी जी बार बार इल्जाम लगाते हैं, क्या राजनाथ सिंह जी के जो लड़के हैं वो क्या है, क्या परिवारवाद नहीं है वो? आपके जो है मध्य प्रदेश में कितने ऐसे नेता हैं जिनके लड़के इस समय चुनाव लड़ रहे हैं नगर निगम की, और कितने जो है पिता मंत्री हैं, उनके जो है बच्चे आज विधायक बने हुए हैं। उसके बाद में आपके पास तो गांधी, आपके पास भी है ना, वरुण गांधी जी है, मेनका गांधी जी भी है। अमित शाह के लड़के जो है बहुत सारा क्रिकेट के बारे में नॉलेज जानते हैं पल्लवी जी, इस समय वो जो है चेयरमैन बने हुए हैं। तो परिवारवाद की बात तो आपके मुंह से शोभा नहीं देती है ना। और जब परिवार किसी के पास होगा ना, वही परिवारवाद की बात करेगा, और जिसके पास परिवार ही नहीं है वो बात क्या करेगा? अभी आप पर्सनल कमेंट पर जा रहे हैं ना सर? मैं पर्सनल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं पर्सनल पे जरा भी नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास अगर मेरा लड़का होगा, लड़की होगी, तो कुछ होगा। अगर कोई है ही नहीं है तो मैं किसको लाके खड़ा करूँ, ये तो बताइए ना पल्लवी जी। राहुल गांधी फिर कब कर रहे हैं शादी? उनका परिवार, यानी कि अब गांधी परिवार के अब तो वही स्टॉप हो गया ना, मतलब राहुल गांधी के आगे अब कुछ नहीं। अगर हम उसी वे में देख रहे हैं तो फिर तो आप ये भी जवाब दें। सही समय आने पे, सही वक्त आने पे मैं आपको खुद कार्ड देने आऊंगा पल्लवी जी, कि राहुल जी कब शादी कर रहे हैं उसका टेंशन मत लीजिए, मैं खुद कार्ड देने आऊंगा। लेकिन परिवारवाद की बात जो भाजपा करती है, उसे खुद को सोचना चाहिए कि उनके भी जो है कितने मंत्री के बच्चे जो है आज जो विधायक बने हैं और सांसद बने हैं। हमारे यहाँ से कल ही अभी जो फोड़ फाड़ के आप लोग एक नाथ शिंदे जी को उसके पुत्र जो है वो सांसद है, उसके बाद विखे पाटिल के लड़के वो सांसद है। तो ऐसे ये मत कहिए कि हमारे यहाँ पे परिवारवाद नहीं है। सही बात जो है, परिवारवाद से जो प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है सर, वो अध्यक्ष पद को लेकर रहता है कि आप ये बताएं कि आपने अध्यक्ष कितने बदले, गैर गांधी कितने अध्यक्ष रहे, और सोनिया गांधी के हाथ में जब से कमान गई है तब से क्या बदलाव हो गया? नहीं, सोनिया गांधी जी के पहले कितने अध्यक्ष हुए आपको ये नहीं पता? उसके बाद तो बताएं, उसके बाद बताएं ना सर। 2014 के बाद से ही ज्यादा ये बातें बढ़ने लगी हैं कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद पर कोई गैर गांधी रहता ही नहीं है। पल्लवी जी, हमारे यहाँ पे चुनाव होता है, देखिएगा अगले महीने में हमारे यहाँ पे चुनाव है। अब उसमें जो है चुनाव में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन अध्यक्ष बनेगा। अगर सर्वसम्मति से पूरे देश के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि राहुल जी अध्यक्ष बने तो राहुल जी बनेंगे। अगर दूसरा कोई चाहता है कि ये बने, उसको वोटिंग होने वाला है। और हमारे यहाँ पे तो बाकायदा डिजिटल वोटिंग हो रही है, इनके यहाँ पे थोड़ी नहीं। यहाँ पे तो अमित शाह, देखिए अब मजे की बात कहूंगा, फिर कहेंगे आप महाराष्ट्र पे आ गए। अब जो बेचारा इतना आदमी मेहनत किया, देवेंद्र फडणवीस, पूरे सरकार को गिराने में, तोड़ने में, फोड़ने में,
फ्लाइट से ले जाना सूरत, सूरत से ले जाना गुवाहाटी, गुवाहाटी से ले जाना गोवा, ये सारा खर्चा, सारा सब कुछ जो है वो हमारे फडणवीस जी ने किया, मजबूती के साथ किया, सब तोड़ ताड़ के सब बना लिया और पूरी उम्मीद जाग गई थी कि मैं जो है मुख्यमंत्री बनूंगा। अचानक जो है दिल्ली से फोन आता है कि आपको जो है डिप्टी सीएम बनना है, उप मुख्यमंत्री बनना है। अब बेचारे तिलमिला के रह गए। तो ये परिवारवाद क्या है? परिवारवाद क्या है? नहीं बताइए ना। मैं चुनाव संगठन की बात कर रहा हूँ। संगठन में हमारे यहाँ पे जो चाहे किसी को भी वोट कर सकता है। इसके पहले कौन चुनाव लड़ा? इसके पहले चुनाव कौन लड़ा? गांधी जी के अगेंस्ट में। आपको नहीं, आपको कब हुआ? बताइए ना, चुनाव लड़ा है, आपको चुनाव लड़ा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, सोनिया जी के सामने भी खड़े हुए हैं, वो चुनाव हार गए। नाम बताता हूँ, सोनिया जी के सामने खड़े हुए तो नाम भी दे दूंगा आपको। उसके बाद शुभेंद्र जी 97 के बाद एक व्यक्ति का भी नाम बता दीजिए। सोनिया गांधी जी सर्वसम्मति से, अगर सर्वसम्मति से ये होता है कि सोनिया गांधी जी, आप अपने घर हमारे ये बताइए, आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आपके यहाँ पे जो मीटिंग हुई है, आपके जो है मोदी के खिलाफ कौन कौन बोला, क्या आप बता देंगे मुझे? अमित शाह के खिलाफ कौन कौन बोला, बता देंगे आप मुझे? अरे सर, हमारे चुनाव तो खड़ा होगा। अगर चुनाव होगा तो कैसे कैसे चले गए? मैं कहाँ गए गुलाम नबी आजाद जी, बताइए ना, कहाँ गए? अरे देखिए, आपने तो राज्यसभा का मेंबर भी हटा दिया। अरे आपको नहीं उस क्या है, क्या है बताइए ना। हमारे घर में कम से कम ये अधिकार है, हमारे घर में ये अधिकार है कि कम से कम जो है लड़ झगड़ के अपनी बात रख सकते हो। आपके यहाँ पे तो जरा भी अमित, जरा सुन लीजिए ना शुभेंद्र जी, हमारे देवेंद्र फडणवीस ने मेहनत किया, सब किया, और उसके बाद आपने क्या किया? इतनी चिंता हो रही है देवेंद्र फडणवीस की, भरत सिंह जी को बड़ी चिंता सता रही है कि फडणवीस जी के साथ क्या ही हो गया। चलिए ठीक है, ठीक है, विपिन जी का रुख कर लेती हूँ। मुख्यमंत्री फडणवीस जी को क्यों नहीं बनाया? आपने क्यों नहीं बनाया, ये बताइए। आपने क्यों नहीं बनाया? शिंदे को क्यों बनाया? आपको 106 सीट थी। असंतोष के सुर पनप रहे हैं क्या? असंतोष के सुर पनप गए क्या? कोई भारतीय जनता पार्टी में G23 ग्रुप बन गया क्या? ये बताएं। जो चिट्ठियां लिख रहा हो बैठकर कि गैर गांधी अध्यक्ष चाहिए हमें, किसने पत्र लिख दिया? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री चाहिए हमें, अमित शाह, जेपी नड्डा, कितनों के पत्र पहुंच गए वहां पर? पल्लवी जी, मैं शुभेंद्र जी से पूछ रहे हैं, 106 पार्टी। ठीक है, एक बार मैं विपिन जी का रुख कर लेती हूँ। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। आ रही हूँ अवस्थी जी, आप जवाब दीजिएगा। अवस्थी जी, एक बार विपिन जी का रिएक्शन ले लेते हैं प्लीज। एक एक करके बात करेंगे, भरत जी, एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। और महाराष्ट्र का टॉपिक नहीं है, मुख्यमंत्री या फिर किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। और पर ये परिवारवाद का कोई उदाहरण नहीं है कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया देवेंद्र फडणवीस को। कहीं की बात कहीं मत लेकर जाइए। मुझे ये नहीं ठीक है, भरत सिंह जी, चैनलों का कि अगर ये बात करें तो सही है, अगर हम बोले तो आप यहाँ नहीं समझ में आता है तो आप जा सकते हैं सर। आपको चैनलों का समझ में नहीं आता है भरत सिंह जी, तो आप जा सकते हैं। ये बहुत तार्किक बात है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनाया गया, इसमें परिवारवाद जैसा कोई मसला ही नहीं है। लेकिन आपको नहीं, आपको सिर्फ चैनल्स पर दोष देना है, मीडिया संस्थानों पर दोष देना है। परिवारवाद की कोई बात ही नहीं है इसमें। आप तो भाजपा के प्रवक्ता बन गई हो, आप तो भाजपा के आपकी बातों से मुझे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है भरत जी। आप लोगों की आदत है। अभी मैंने मोदी फोबिया वाली बात जब शुभेंदु जी से बोली तो आपको मेरी बात बहुत अच्छी लग रही थी, तो आप कह रहे थे कि नहीं आपने अवस्थी जी से कितना अच्छा सवाल किया है ना, और जैसे ही आप पर आई तो आप बीजेपी के प्रवक्ता हो। क्या डबल फेस लेकर यहाँ पर बैठे हैं, दोहरा रवैया मेरे सामने बैठकर यहाँ अपना रहे हैं। अवस्थी जी से सवाल पूछ रही हूँ तो मैं आपको बहुत अच्छी लग रही हूँ, आपसे सवाल पूछ लिया तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप। डिसाइड कर लीजिए मैं कौन हूँ, आप डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद बात कर लीजिएगा, भरत जी। और आपके आरोप सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, ये शो मेरा है और मैं अपने हिसाब से सवाल जवाब करूंगी। भरत सिंह या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है। ये मैं किसी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के कहने पर नहीं चलूंगी, ये मेरा शो है। आपको जो कहना है आप अपनी बारी में कहिएगा। विपिन शर्मा जी, सीधी सी बात है सर, जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में बोला गया वो मैं कहीं से भी अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि आपकी बैठक थी उसमें किसी और पार्टी का जिक्र हुआ और उसके अलावा इतने बड़े बड़े हमले बोले गए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि गलत क्या था उसमें।
वाकई में कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी थी और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष भी चाहिए, वो खत्म होती जा रही है। एक बहुत बड़ी बात अमित शाह ने कही कि विपक्ष बिखरा हुआ है और ये बात साफ तौर पर नजर आती है। वाकई में विपक्ष बिखरा हुआ है। ये सब इकट्ठे भी हो जाते हैं ना, तो भी इनके बीच में सर्वसहमति से कोई बात बन ही नहीं पाती। विपिन जी। निश्चित बात है पल्लवी जी, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखूंगा आपके विचारों से कि 2019 के चुनावों की बात करें, गाजे बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से गठबंधन महागठबंधन का ऐलान हुआ, लेकिन उसके बाद क्या अंजाम हुआ वो भी सबके सामने जग जाहिर है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है कांग्रेस को। मैं दोनों पहलू लूंगा, भाजपा की भी बात करूंगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो बैठक 2 दिन की बैठक हुई है, और दूसरी बात है कांग्रेस पे, क्योंकि मुख्य विपक्ष अगर सत्ता पे काबिज नहीं हो सकी कांग्रेस पार्टी, आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं इतने साल? कांग्रेस पार्टी की रही है, बड़े महापुरुष दिए कांग्रेस पार्टी ने। तो लेकिन आज आत्ममंथन करने के लिए कोई बोलता है या गिरेबान में झांकने के लिए कोई बोलता है या आईना दिखाता है, तो कांग्रेस को मिर्चें क्यों लगती है? कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। जनता जनार्दन होती है, जनता चाहती है कांग्रेस की दोबारा वापसी हो, लेकिन जब कांग्रेस ही तैयार नहीं है तो जो सोया हुआ तो उसको तो आप जगा सकते हैं, जो जान के अनजान बना हुआ उसको आप कैसे जगा सकते हैं? कैसे उसको आप उसको समझाएंगे कि आप जागिए? यहाँ पर देखिए पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। तो 2 चुनाव हुए 2014 के, 2019 के, जब सुपड़े साफ हुए हैं, जनता ने प्रचंड बहुमत भाजपा एनडीए को दिया है, तो वहां पर तो आप 2024 की तैयारी करनी चाहिए, कमर कस लेनी चाहिए कि 2 बारी अगर शिकस्त हुई है आपको लोकतंत्र के महापर्व चुनावों में, तो यहां पर क्या आपकी रणनीति है? रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है। और अगर आप सत्ता पे काबिज नहीं हो सके, जनता ने आपको नकारा है, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, तो वहां पर कम से कम मुख्य विपक्ष की भूमिका में तो नजर आए कांग्रेस। तो क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो 2 जगह 2 राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है, क्या वो मुख्य विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी? बाकी तो क्षत्रिय क्षत्रप है, वो लोग रीजनल सेटअप्स हैं, तो वो लोग तो ये उस तरह से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि मुख्य विपक्ष की भूमिका में आए। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल दमखम से आगे बढ़ रही है। तो यहां पर कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। यही बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने बोली कि भाई यहाँ पर कांग्रेस तो बिल्कुल यहाँ पर जनता से दूर जा रही है, तो ये कौन सी इसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये तो बल्कि कांग्रेस की भलाई हो रही है यहाँ पर अगर उनको कोई आईना दिखाने का काम कर रहा है। और जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, और सबसे बड़ी बात है कि आप जब बात करते हैं कि कैसे एक तो यहाँ पर परिवारवाद की, वंशवाद की, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगर आपको कोई जताने की कोशिश कर रहा है कि आपके खुद के गुट बने हुए हैं, कांग्रेस और गुटबाजी एक ही सिक्के के 2 पहलू है, जानी जाती है। वो अलग बात है जब कमान सोनिया गांधी के हाथों में थी, यूपीए 1 यूपीए 2 बहुत अच्छा उसने कार्यभार संभाला, लेकिन आज अगर जनता ने उनको नकारा है तो कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ेगा। बहरहाल मैं भाजपा पे आना चाहूंगा कि उन्होंने तमाम बातें करी उनके नेताओं ने, और अमित शाह की अगर बात करें जिनकी बातें आगे हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री ने रखी, तो देखिए उसका निचोड़ अगर हम निष्कर्ष निकाले तो भाजपा ने बिल्कुल एक साफ संदेश दिया है कि यहां पर अगले 30 साल 40 साल भाजपा के हैं और विश्व गुरु हिंदुस्तान को बनाएंगे। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि एक समान समय नहीं होता, तो यहां पर इतना भी आपका मनोबल 7वें आसमान पर है, बिल्कुल बात दुरुस्त है, आपको बिल्कुल हक है लोकतंत्र में सबको। लेकिन यहां पर अगर जनता ने जिस राजनीतिक दल को नकारा है तो वो दोबारा वापसी कर सकता है। ये भी आप अपने विपक्ष को अगर कमजोर समझेंगे तो उससे बात नहीं बनने वाली। यहां पर किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और आप ये समझे कि बिल्कुल आपने 2024 का भी चुनाव जीत लिया, तो ये अभी सफर काफी लंबा है, क्योंकि यहां पर बेशुमार चुनौतियां हैं, बेशुमार मुद्दे हैं। अर्थव्यवस्था को भी आपने पटरी पे लेके आना है, रोजगार देने हैं, और आपने उधर से चीन अपनी चुनौती बना के बैठा है, पाकिस्तान बाज आने का नाम नहीं लेता। तो ऐसी बेशुमार मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं, जिसका भाजपा को, एनडीए की सरकार को उसका सामना करना पड़ा है और जिससे जूझ रही है। उन्होंने टीकाकरण की बात करी, निश्चित बात है उससे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा है। हम अगर आबादी को मद्देनजर रखें, जो हमारे पास संसाधन थे वो बड़े सीमित थे, लेकिन उसके बावजूद हमने कोरोना नामक महामारी से अच्छी तरह से निपटे हम लोग, तो ये इसकी प्रशंसा बनती है। और उन्होंने टीकाकरण की बात करी, महान वैज्ञानिकों को उनको भी उनको सलाम करा, उनको नमन करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हमारी जनता की, मैं एक बड़ी अहम बात बोलूंगा, जनता के कान तरस गए हैं कि कोई विकास की बात करे, अहम मुद्दों को आगे उजागर करे। आप बात करें नेशनल हाइड्रोजन मिशन की, आप बात करें ईज ऑफ लिविंग की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की,
अब बात करें कि कैसे हमने स्टार्टअप कल्चर को आगे बढ़ाना है, उससे उससे एक संदेश मिलता है कि निश्चित बात है कि हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। लाल किले की प्राचीर से निस्संदेह प्रधानमंत्री ने एक अच्छा संदेश दिया, अपना सपना साझा करा था देशवासियों से कि आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। वहां से प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बोला उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। ऐसी बातें जनता सुनना चाहती है और अब हमारे को इंतजार है कि उन महत्वाकांक्षी योजनाओं पे अमल कब होगा। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, और ये हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था पे भी आपको रोजगार भी दिखे। विपिन जी, ये बातें धरातल पर लागू उस पे होना अमल ज्यादा होना है। जरूरी है। अमल करना अमल बहुत कब जरूरी होगा है। उसके Implement लिए तो हम लोग होगा इंतजार नहीं। कर रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि उसी का बिछा ही के बैठे इंतजार हुए है। हैं। बाकी तो क्या चल रहा है इस समय देश में सब देख ही सुनने रहे में हैं। बहुत और अच्छा मेरा लगता है। सवाल यही है शुभेंदु जी आपसे भी, भारत विश्व गुरु बनेगा, कैसे बनेगा विश्व गुरु? हालत देख रहे हैं आप, आए दिन तो गले काट दिए जाते हैं, क्यों? किसी की टिप्पणी के पीछे, ठीक है। उसके अलावा हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहां पहुंच गए हैं उसकी जानकारी भी आपको है। इन हालातों में जहां सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कहीं कोई गूंज नहीं है, मंदिर मस्जिद के अलावा, उस स्थिति में हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, कैसे बनेंगे? पल्लवी जी, आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से भारत किस तरीके से विश्व गुरु बनना चाहता है इसका फर्क बताना चाहता हूं। विश्व गुरु और विश्व पावर, विश्व शक्ति में एक फर्क है। यदि हमने ये समझ लिया तो विपिन जी भी और भरत जी भी इसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। गुरु वहां होता है जिसके पास सब लोग आना चाहते हैं, उससे जानकारी लेना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं और बड़े स्नेह भाव से चले जाते हैं। छोटा सा छोटा व्यक्ति भी और बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी एक गुरु के पास बड़ी सहजता के साथ आ सकता है और जा सकता है। और विश्व शक्ति क्या होती है? गांव में एक गुंडा होता है, ऐसा समझिए, और उसके सामने कोई आदमी पड़ जाता है तो चुप्पे से साइड से निकल जाता है। उसके पास कोई आना नहीं चाहता, उसके पास कोई बैठना नहीं चाहता, उसकी सामने उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। तो हमें ऐसा विश्व गुरु बनना है जो हमारे पास, अभी जैसे आपने यूक्रेन और रशिया का युद्ध देखा, हमने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। हमने कभी किसी देश को जीतने की कोशिश नहीं करी। हमने लोगों के ऊपर तलवार से अपना करने की कोशिश नहीं करी। और इस तरीके के जो माहौल है आजकल, जिसके लिए आपने अभी चर्चा करी है, जरूर हमको विश्व गुरु बनने के लिए घातक है। और मैं आपके चैनल पर भी और लगातार सभी चैनल पर ये कह रहा हूं कि ये भारत सबका है। जो इस देश को अपनी भारत माता मानता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी राज्य में रहता हो या किसी राष्ट्र में क्यों ना रहता हो, वो भाई है। और इस तरीके से जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, पल्लवी जी, आप, हम, भरत सिंह जी और विपिन शर्मा जी, सब लोग मिलकर, सब पार्टियां मिलकर इनका विरोध करें। ये लोग बहुत ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएंगे। आपको लगता है कि सब मिल जाएंगे? पहले तो आप मुझे यही बताइए। मुझे आपकी ये बात ही बड़ी हास्यास्पद लग गई कि तमाम विपक्षी दल भी एक हो जाए। नहीं, बात सुनिए सर, एक पॉइंट ऐसा मुझे बता दीजिए, आप मुझे 2014 के बाद से एक ऐसा मुद्दा बता दीजिए जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष एक पेज पर हो। हर बात का विरोध होता है सर, बड़ा दुख भी होता है ये सोच के कि हर बात का विरोध कैसे संभव है। पल्लवी जी, मैं एक बात समझो, हम लोग भी विपक्ष में रहे और 2 पैसे रुपीस के डेवल्यूएशन पर हम जंतर मंतर पर प्रकाश जावड़ेकर जी को लाकर और पता नहीं किसको किसको लाकर और धरना देने लगते थे। हमने विपक्ष की भी बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। और आज 5 रुपए भी, यदि 2 रुपए भी रुपीस का डिवैल्यूएशन हो जाता है तो पूरे देश में हलचल नहीं मचती है। तो ये विपक्ष का काम तो करे कम से कम। और एक लोकतंत्र के लिए अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब समस्या क्या है कांग्रेस की, वो समझिए। जिनको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं कांग्रेस के कॉर्पोरेट नेता, वो वैचारिकता के साथ कांग्रेस को लीड नहीं कर सकते। अब मजबूरी इनकी है कि ये गांधी परिवार के आगे निकलना नहीं चाहते। अब उसी में फंसे हुए हैं, कभी सोनिया गांधी जी तो कभी राहुल गांधी जी और कभी प्रियंका गांधी जी।
इस 3 लोगों की तिगड़ी के अलावा क्या कांग्रेस इतनी बड़ी, जिसका 150 साल का इतिहास रहा, उसके पास कोई नेतृत्व करने का कोई व्यक्ति ही नहीं बचा? और पूरा भारत का जितना कांग्रेस है, जैसे भारत सिंह जी अभी कह रहे थे कि वो उन्हीं को प्रपोज कर देता है, तो समस्या कांग्रेस की क्या है कि अपने दम पर कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते, और जो आंदोलन खड़ा हो जाता है उसके सहारे खड़े हो जाते हैं। जैसे यानी किसान कि आंदोलन किसानों ने खड़ा किया। कमजोर विपक्ष का फायदा मिल रहा है आपको सीधे सीधे। जरूरी नहीं है कि फायदा कुछ आपकी नहीं हर मिला। नीति फायदा से हर मैंने कोई आपके चैनल पे प्रभावित कहा, हो। हमने कमजोर आपके चैनल विपक्ष पे अभी है कहा। और इसलिए आपको इसका पूरा पूरा फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र पल्लवी मोदी जी, के मेरी पूरी बात हो जाने समक्ष दीजिए। कोई मजबूत नेता है नहीं इस समय देश में सर, और 20 इसलिए सेकंड की आप बात है, एक 20 सेकंड। अकेले विकल्प बचे हैं। नहीं, 20 सेकंड की मेरी बात पूरी हो जाए। जी, मैं ये कह रहा हूं, किसान आंदोलन खड़ा होता है तो कांग्रेस किसान आंदोलन के साथ, बिहार में रिक्रूटमेंट आंदोलन खड़ा होता है तो कांग्रेस उनके साथ, हिजाब आंदोलन कर्नाटक में खड़ा होता है तो कांग्रेस उसके साथ। एक आंदोलन वो खुद क्यों नहीं खड़ा कर सकते भारत में? यदि महंगाई है या कोई भी विषय है, क्योंकि उनकी खुद की इतनी दम नहीं बची है कि वो अपने दम पर कोई आंदोलन खड़ा कर सके, 1 मिनट दे दीजिए इसलिए भरत वो जी। दूसरे लोग केवल और केवल विरोध करना उनकी नीति रही है। सही विषयों पर भी उनको विरोध करना लगता है कि यदि वो ऐसा करेंगे तो जनता समझेगी कि वो विरोध है और अच्छा लोकतंत्र का काम करें। ये उनकी अज्ञानता है। ठीक है भरत सिंह जी, मैं एक अपना सवाल और ऐड कर देती हूँ। भरत जी, भारत जोड़ो यात्रा जुलाई से शुरू होनी थी कांग्रेस पार्टी की, उस यात्रा का क्या हुआ? वो डिले क्यों की गई? क्या आवाज मिल रही है भरत जी आपको? भरत जी का एक बार फिर से फोन लाइन पैच करवा लेते हैं, उनको आवाज नहीं मिल रही है। और तब तक एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भरत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी। मेरा सवाल सर एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। मैं ये जानना चाह रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा आपकी जुलाई से शुरू होने वाली थी, लेकिन वो डिले कर दी गई है। उसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि जनता से कनेक्ट होने के लिए आप वो यात्रा कर रहे थे सर। जी 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 देखिए, अभी कैसा है कि पिछले दिनों जिस तरह से ईडी ने खेल खेले, ईडी और सीबीआई जो खेल खेलती है ना, वो खेल खेलना शुरू की थी, जिसकी वजह से पूरा हमारा संगठन उस समय कांग्रेस अध्यक्ष हमारे जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी है, हम लोग सब दिल्ली में थे। और बहुत जल्दी जो है जैसे ये भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत हो जाएगी और महाराष्ट्र से ही होने वाली थी, मगर यहाँ की जो सरकार गोपाल मुद्दे चला इस तरह से नहीं हो पाया, लेकिन ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको अभी जरा सा ये विरोध की बात कर रहे थे, विरोध के लिए विरोध करते हैं। इसका जवाब भरत सिंह जी एक बार फिर से बता दीजिए। आपको आवाज आ रही है सुरेंद्र जी? हाँ बिल्कुल आ रही है, पर विषय समझ नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो आप लोगों ने ईडी का खेल, क्योंकि अब चुनाव जब जहां आ जाता है, सरकार गिरानी होती है, तो पहले जो करते आप क्या करते हैं कि ईडी का खेल खेलते हैं। ईडी वालों से जो है हमारे नेताओं को परेशान करना शुरू करते हैं। आपने 5 दिन तक 50 घंटे तक जो है पल्लवी जी इन्होंने पूछताछ करवाई अपनी ईडी से। देश की ईडी नहीं रह गई, वो भाजपा की ईडी हो गई है। अपनी ईडी से इन्होंने पूछताछ करवाई। अब सुन लीजिए, अब आपको मैं सुना, अब आपको सुना, फिर बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। अरे सुनो ना, अरे सुन लीजिए ना, धैर्य रखिए, संदीप पात्रा मत बनिए, धैर्य रखिए, सुन लीजिए, धैर्य रखिए, सुन लीजिए, धैर्य रखिए ना शुभेंद्र जी, धैर्य रखिए। जब आप ईडी खिलवा रहे थे ना, 50 घंटे पूछताछ किए, क्या मिला आपको? बाबा जी का टुल्लू क्या मिला आपको, बताइए ना प्लीज। भरत जी, पल्लवी जी आप बोलने दीजिए। बिहेव में बोलिए सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, पर प्लीज। मैंने क्या कहा, 50 घंटे आपने अपनी ईडी से पूछताछ करवाने के बाद क्या मिला? अब उसके बाद मैं ये कहता हूँ, शुभेंद्र जी, आप हमारे नेता को परेशान करेंगे,
मैं नहीं सुनूंगा आपकी बात। हमने आप बोल रहे थे, मैं आप बदतमीजी करोगे चैनल ध्यान पे? से सुन रहा था। आप चैनल आपने पे बोला बदतमीजी करोगे? नहीं नहीं, बदतमीजी कोई नहीं है, कुछ नहीं बदतमीजी। क्यों? क्या मिला ये बोले उनको? आपने? ईडी के अधिकारियों को क्या मिला? आपको क्यों बोलूं मैं? ईडी के अधिकारियों को कह रहा हूँ, क्या मिला? नहीं नहीं, आप शब्द नहीं नहीं, आपकी ईडी है ना, कर सकते। आपकी ईडी है। गाड़ियों को आप क्या करते हो? आप मैं गाड़ियों को कहता नहीं हूँ, यूज कर सकते। भरत सिंह भाई, जी, नहीं, मैं कोई बदतमीजी नहीं किया। आप लोग तो इससे बड़ी बड़ी बदतमीजी करते हो। आप तो चैनलों में बैठ के इससे बड़ी बड़ी बदतमीजी करते हो, चाहे वो टीवी का एंकर हो, चाहे आप बदला ले रहे हो क्या हमसे? सुन लीजिए पहले, कोई बदतमीजी नहीं है। बहुत सही कहा हूँ, जो कहा हूँ बहुत सही कहा हूँ, और विवेक बुद्धि से बता रहा हूँ। यदि मैं आप इसमें कह रहा हूँ, शर्म नहीं सुन आती लीजिए, है तो सुन मेरे को लीजिए शर्म आती है कि मैं डिबेट किससे सुन करूं? लीजिए। नहीं सुन तो लीजिए। ठीक है। आप लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, और मैं अभी कह रहा हूँ कि जो आप विरोध की बात कर रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शुभेंदु जी, जब 400 का गैस सिलेंडर मिलता था तो उसपे आप छाती फाड़ के जो है संसद के सामने घेराव करते थे, धरना देते थे। आप भी करो। पेट्रोल जब 60 रुपया क्यों नहीं कर रहे हो? अरे भाई, आप क्यों नहीं कर रहे? अरे मैं सुन तो, अरे यार मेरी बातें तो भाई साहब सुन लीजिए। मैं यही कम कह से रहा कम हूँ आप कि आपने ये नहीं बताया अरे कि भाई, पार्टी चलिए के अवस्थी जी, कारण अवस्थी जी, क्या राहुल गांधी अवस्थी जी, एक बार जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं आप ही का रुख नहीं कर करते लूंगी। देंगे प्लीज तो सर, मैं एक बार जवाब ले इसमें लेते बोलने भी नहीं दूंगा किसी को। हैं, एक बार जवाब ले लेते आप हैं। तब भरत तक जी, यूज करिए बस। मैं जो बोल रहा हूँ तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ आपकी बातों का, और क्या कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जब 400 का गैस मिलता था तब उस समय देश के ऊपर बोझा नहीं पड़ रहा था, देश को बहुत महंगाई पड़ गई थी। आज 1000 का जो है आप गैस कर दिए हो, जो वहाँ पे 60 रुपए का पेट्रोल मिलता था आप 100 रुपया कर दिए हो, 35 रुपए के डीजल को आप 100 रुपया कर दिए हो। बहुत सारी ऐसी बात जो है, खाने के तेल 40 रुपए का मिलता था उसको 200 रुपया कर दिए हो। किसानों का मुद्दा हम उठाएंगे, उसको जो आप नकारते हो, उसके बाद में आप जो है उसको जो है रूल बैक कर लेते हो। जीएसटी के लिए हमने उठाया, उसके बाद में नोटबंदी की विषय को हमने उठाया। सुन लीजिए, नोटबंदी के विषय को उठाया क्या, और उसके बाद नहीं है अभी देखिए मैं यात्रा का क्या लेना देना है? अरे यात्रा यात्रा का की क्या बात लेना है, मैंने पहले ही कहा, अगर आपको सुनाई नहीं देता है मालूम है, पाँच पहले दिन से में राहुल राहुल गांधी गांधी क्या? क्या? अरे आप पाँच दिन में कांग्रेस राहुल पार्टी गांधी छग गए क्या? कांग्रेस पार्टी अपना क्या करेगी क्या नहीं करेगी आपको पूछ के करेगी। हमको यात्रा कब करना है, हम करवाएंगे। आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप कौन होते हैं पूछने वाले? ये तो मैं कहूँ, अरे आप ये तो मैं पूछने वाले कि ईडी हम ने यात्रा कब करेंगे? यात्रा ईडी ने किया। शुभेंदु जी, हम यात्रा कब करेंगे? ये कौन होते हो? हमने ये नहीं कहा ना फडणवीस को आपने सीएम क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? अरे आपके घर की बात है, बनाओ चाहे मत बनाओ। मैं जो कहता हूँ, नहीं आप डाइवर्ट मत करिए, मैं जवाब मांग रहा हूँ, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूँ। अरे भाई सुन तो लीजिए, हमको कब निकालना ये हम डिसाइड करेंगे। हमने कहा जुलाई में तो कोई जरूरी नहीं जुलाई में निकाल दे, हमारा मर्जी, हम अगस्त में निकालेंगे। आप कौन होते हो? नहीं, वो कमिटमेंट वाली बात होती है ना भरत जी, ये तो कमिटमेंट वाली बात होती है। छवि फिर आप ही देखिए, नकारात्मक छवि जा रही है ना इस बात से कि आपने प्रॉमिस किया भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, उसके बाद वो यात्रा डिले कर दी। अगर कोई ऐसा वाक्य आता है बीच में, मान लीजिए हमने बोला जुलाई में और मैं जुलाई में बीमार हो गया, तो आप जुलाई में आपने निकाला क्यों नहीं? अरे वहाँ जब बात हो गई, अरे जो हुआ नहीं ना कोई बीमार। सवाल आप लोग पूछते नहीं है, विपक्ष कौन आप लोग सवाल करते हैं, सवाल आप विपक्ष कैसे करते हो? मैं अभी जो कह रहा हूँ शुभेंदु जी, जो देखिए पल्लवी जी, जी सुन रही हूँ मैं। अगर बीच में टोकना ही होगा ना तो मैं इतना टोकूंगा ना कि ये तो बोल ही नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि जो इन्होंने सवाल किया था कि सिर्फ विरोध करने के लिए लोग विरोध करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो मैं सारा चीज गिरा रहा हूँ, गैस का गिना है, पेट्रोल का गिना है, डीजल का गिना है, तेल खाने का तेल का गिना है, किसान के मुद्दा को उठाया, जीएसटी का बोला, नोटबंदी, हम लोगों ने हर मोर्चे को जो है हर मोर्चे पे उठाया और हर मोर्चे पे धरना प्रदर्शन किया। अब ये कहते क्या है, अरे ये तो भाजपा का विरोध करने के लिए विरोध करते। अरे भाई ये क्या देश की जनता के विषय को, किसान आंदोलन आपने चालू किया, देश की किसान आंदोलन आपने चालू किया क्या? किसान आंदोलन को हमने समर्थन पहले दिन से दिया था और समर्थन दिया। नहीं दिया, और समर्थन किसान नहीं आंदोलन में दिया। किसान आंदोलन के 700 किसानों के आपने चालू किया। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? 700 किसानों को मारने के बाद आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आके कहते हैं हम इसको वापस लेते हैं। अरे क्या बेशर्मी की हद हो गई, बेशर्मी की हद हो गई शुभेंदु जी। 700 किसान मारने की यही पहले दिन आप कर लेते तो क्या होता था? अग्निपथ पे जो आप स्क्रिप्ट लेके आए रहे हो, हजारों जो नौजवान मारे जाएंगे। कौन सा आंदोलन? चलिए ठीक है भरत जी, यहाँ पर सवाल ये है कि आपने जो एक एक मुद्दे उठाए हैं, अब बात सुनिए सर, अब सुन लीजिए, आप काफी देर से बोल रहे हैं, अब सवाल भी सुनिए भरत जी। माफी मांगेंगे
ठीक है, हो गया, किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, अब आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर सवाल भरत जी ये है कि आपने जितने मुद्दे उठाए, आपने अकेले ने, समर्थन की बात नहीं है यहाँ पर, जितने मुद्दे आपने अकेले उठाए उन मुद्दों पर या उन मोर्चों पर विपक्ष को सफलता मिली? महंगाई का मुद्दा आपने उठाया, क्या महंगाई कम हुई? पेट्रोल डीजल का मसला आपने उठाया, क्या उसके दाम कम हो गए? या जो भी जीएसटी, नोटबंदी, उनमें क्या बदलाव हुआ? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी कि अकेले के दम पर जब आपने कुछ किया तो आप कितने झंडे गाड़ पाए हैं। मैं जवाब लूंगी, लेकिन एक बार मैं बिपिन जी का रुख कर लेती हूँ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटती हूँ भरत जी आपके पास। अब ऐसा है बिपिन जी, गांधी परिवार डर के कारण अध्यक्ष पद पर कोई और नहीं बैठ पा रहा है, ऐसा अमित शाह का कहना है। भरत जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आंतरिक चुनाव होते हैं और हर चीज चुनावों के साथ ही चलती है। अब आप दोनों बयानों के बारे में क्या सोच रहे हैं? वाकई में गांधी परिवार का डर है, इस वजह से उस पद के लिए शायद कोई नामांकन ही नहीं करता होगा, या सर्वसहमति से सबको गांधी परिवार का ही नेता चाहिए? बिपिन जी देखिए, इसका तो सीधा उत्तर यही है कि इनसे सवाल बनता है कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता से कि क्या कारण है जो G23, G22 का एक अलग गुट बन गया था, इतने वरिष्ठ कांग्रेस के नेता एक अलग मोर्चा खोल के बैठ गए थे। तो ये बातें तो बिल्कुल, इसका जवाब तो सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। पहली बात, पहले मैं पूरा कर लेता हूं 1 मिनट। देखिए, यहाँ पर मुद्दा यह है कि जब प्रधानमंत्री बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो जब ये प्रयास शब्द जुड़ गया है, उसके अपने मायने हैं। वो हमारी समझ है कि हम अधिकारों के लिए तो सड़कों पर निकल जाते हैं कि हमारे अधिकार हमारे को सरकार भी दे, लेकिन हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व हमारे राष्ट्र की तरफ है कि हमारी खुद जिम्मेदारियां बनती हैं, तो वो भी हमें पूरी तरह से निभानी है। और सबसे बड़ी बात है चेक्सिट। ये चेक्सिट का दौर शुरू हो चुका है। चेक्सिट के मायने कि जब चीन से बड़े बड़े विश्व के मुल्क अपनी दूरी बनाएंगे। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने एक बात बोली थी कि सबसे बड़ी 2 चुनौतियां देश के सामने हैं, आतंकवाद और विस्तारवाद। विस्तारवाद की जब बात करी तो चीन की तरफ इशारा था, आतंकवाद की जब बात करी, जिक्र करा, तो पाकिस्तान की तरफ इशारा था। तो यहां पर हमारे को समझना है कि ये एक स्वर्णिम दौर है हिंदुस्तान के पास, एक स्वर्णिम मौका है कि हमने एक सदी की सबसे बड़ी महामारी से हम जूझे, इतनी ज्यादा आबादी हमारी, उसके बाद भी हमने भली भांति उससे निपटे। उस स्थिति से किसी ने सपने में सोचा था नहीं कि ऐसा दिन आएगा जब लॉकडाउन की घोषणा होगी। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि हम आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी को अपनाएं और वोकल फॉर लोकल करें, ऐसी बातें करें, क्योंकि वो मुमकिन, ये ऐसा कहना कि ये मुमकिन नहीं है कि हम उस दौर को दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो, $1 1 रुपए का था। तो वो भी हमने दौर देखा हिंदुस्तान ने। अगर हम लोग अपनी रणनीति में बदलाव लाएं, ये सब पे बात लागू होती है, सरकार पे भी और कांग्रेस पे भी, कि यहाँ पर सरकार अपनी नीतियों में अगर बदलाव लाए। पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ। उसी तरह से कांग्रेस अगर आत्ममंथन करे कि राष्ट्रवाद को अगर अपनाए, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांगे गए थे, सेना के मुखिया को किसी ने सड़क का गुंडा बोला था। तो ये बातें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पर अपेक्षा करी जाती है कि कांग्रेस पार्टी ने बड़े महापुरुष दिए हैं, उनका अपना अलग योगदान रहा है, लेकिन अगर अब जनता से दूर जा रही है तो कांग्रेस ही उस बात की सुध ले और कुछ ऐसे उठाए, अपने रणनीति में बदलाव लाए। क्योंकि जो आरोप लगता है इन पे कि वंशवाद का, तो उसको यही इन्हीं के कंधों पे जिम्मेदारी है कि उसको दूर करें। अगर लोगों के मन में शंका है कि वंशवाद की बात चलती है कांग्रेस को लेकर, तो उसको कैसे दूर करना है वो कांग्रेस ही भली भांति कर सकती है उसको। दूसरी बात है, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, खास तौर पे 2014 के बाद एक नया ट्रेंड का सा उभरा है। चाहे 370 की बात करें, राम मंदिर तो चलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया था, चाहे किसान आंदोलन को ले लीजिए। अब ये जो दुर्भाग्यपूर्ण जो टिप्पणी करी गई है भाजपा के प्रवक्ता ने करी, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसकी आप हर किसी को कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल मुद्दा यह है कि जो भी किसी की भी धार्मिक भावना को अगर ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। उसमें यह जाति समुदाय को देखना नहीं चाहिए, किसी हर जाति हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। तभी हम लोग एक अच्छी मिसाल कायम करेंगे, तभी अंतरराष्ट्रीय पटल पे हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा। लेकिन ये नया ट्रेंड सा क्या उभर के आ गया है, कुछ लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनको चिन्हित करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये कौन लोग हैं, कि यहाँ पर किसान हमारा भोला भाला है, देश का अन्नदाता है, उसको हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं। अगर कुछ सरकार कोई कानून लेके आई किसानों के हित में, अगर वो देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई, हम उनको समझाने में असमर्थ रहे, तो उनको वापस लिया, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। तेरह दुरुस्त आए, चलिए उसमें विलंब हुआ, लेकिन एक बात समझनी चाहिए
कि यहाँ पर मंशा क्या थी सरकार की। अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें कि वो चाहते थे कि किसान, देश का हमारा अन्नदाता सशक्त हो, उनकी आय भी दुगनी हो, वो चलिए वो किसी कारणवश अगर वो अमल नहीं हो पाया, लेकिन लाल किले की प्राचीर पे अगर हमारे तिरंगे का, जो हमारी आन मान और शान है, उसका अगर अपमान हुआ और कुछ असामाजिक तत्व लाल किले की पवित्र प्राचीर के अंदर घुस गए, तो उनको भी चिन्हित करना पड़ेगा। क्या कारण है कि यहाँ पर कौन चाहता है कि हिंदुस्तान में सौहार्द का माहौल खराब हो, अमन शांति ना बनी रहे और अंतरराष्ट्रीय पटल पे हमारे महान मुल्क जिसपे हमारे को फक्र है, नाज है, उसकी छवि धूमिल हो। तो ये बातें समझनी चाहिए। यहाँ पर सबका दायित्व बनता है और सबको, एक केवल प्रधानमंत्री के करने से काम नहीं बनने वाला, यहाँ पर सबको अपना प्रयास करना पड़ेगा, तभी आप हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना पाएंगे। चलिए बताइए शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, ये अब आगे सभी को आना पड़ेगा। वही बात है जो आप बोल रहे थे कि नहीं, अब सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। ये सबको मिलकर जो काम करने की जरूरत है, ये जरूरत कभी पूरी हो पाएगी? रह देकर सवाल यही रह गया, क्योंकि सबका मिलना ही सबसे बड़ी तो मुसीबत है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सब लोग मिलेंगे तो चलेंगे और चलेंगे तो बढ़ेंगे। मेरे को ये समझ में नहीं आता 2014 के बाद जब से मोदी जी की सरकार आई है, कोई भी एक विषय जो हमारी सरकार ने रखा हो, राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी या सोनिया गांधी जी ने उसको कहा हो ये बहुत अच्छा विषय है, बिल्कुल ये बहुत अच्छा रहेगा कंट्री के लिए, एक विषय खाली, क्या एक भी काम नहीं किया हमने 7 सालों में, 8 सालों में? अब इतना जल्दी मानसिक विदेशना है कि हम कुछ भी अच्छा करेंगे, हम उल्टा बोलेंगे, तो कैसे देश चलेगा? खाली कमियां निकालनी है हर जगह पर। हो सकता है हमने 100 काम किए होंगे, 90 गलत होंगे, पर 10 तो सही होंगे। एक तो आप ट्वीट कर सकते थे कि भैया ये वाला काम बहुत अच्छा हो गया, नेशनल हाईवे बहुत अच्छी बन गई, या कोई और चीज, एजुकेशन से लेके कुछ और भी चीज, यही कह देते कि भाई वैक्सीन से भारत में इतने 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई, एक काम अच्छा किया, शायद जनता के बीच में अच्छा मैसेज जाता, पर नहीं किया। उन्होंने तो फोटो तक नहीं खींची कि हमको वैक्सीन लगी या नहीं लगी। अरे आप बीच में मत बोले, आप बोलिए ना। जब मैं बोल रहा था, हमने जब सरकार चलाई उस समय आपने बहुत सारी चीजें अटल जी गए भी थे। अटल जी जैसा तो आप बन ही नहीं सकते। मैं अटल जी की चैनल पर तारीफ करता हूँ, मैं इस चैनल पर बैठ के अटल जी की तारीफ करता हूँ कि उनके जैसा प्रधानमंत्री तो आप लोग दे ही नहीं सकते हो। आपके यहाँ पे कोई नेता ही नहीं है। अटल जी की तो बात करिए, अटल जी से सीख लेते। अटल जी से, यही अटल जी हैं जो इस आज देश के प्रधानमंत्री हैं। कभी ऐसा भी मौका आया था कि कहा था कि ये इस व्यक्ति को इस मंच पर नहीं आने देना है, या आप भूल गए क्या? वो अटल जी है। अटल जी की बातों को बात डिबेट कर लें, आप डिबेट कर लें। मेरे को ऐसा एक इंसिडेंट बता दीजिए, कि आपने किसी भी सरकार की बड़ाई करी हो। और मैं तो क्या कह रहा हूँ, जब अच्छा काम करेंगे शुभेंद्र जी तो जरूर हम कहेंगे। हाँ, तो इसका मतलब है कि हमने पिछले 8 साल में आप काम करेंगे। आप बता रहे हो, आप श्रीलंका की सरकार पे दबाव डाल के अडानी को आप कॉन्ट्रैक्ट दिलाएंगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे कि हाँ बहुत अच्छा काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। मैं मन में कोई नहीं कह रहा हूँ, ये तो जग जाहिर हो गया। अब ईडी को तो इस पे इंक्वायरी करना चाहिए। मैं यही तो श्रीलंका के सरकार पे दबाव डालते अडानी को, मैं ईडी से करना चाहूंगा, इंक्वायरी बनती है, ईडी से इंक्वायरी बनती है। मैं तो कह रहा हूँ, अरे भाई आपने जिस ईडी को आपने बंदी बना के रखा है वो कर क्या सकता है बताइए ना। देश की ईडी को तो आपने बंदी बना के रखा है। आप जब चाहते हैं जिससे चाहते हैं इंक्वायरी करवाते हैं, जब और उसके बाद कुछ नहीं मिलता है। सुनिए, 90 करोड़ की लायबिलिटी और जिस नेशनल हेड के पास 2000 करोड़ रुपए थे, क्या मिला? छोटी प्रॉपर्टी आपने अपने ईडी से इंक्वायरी क्या मिला? क्या मिला क्या उसका बताइए ना। आपने स्टैंड किया, क्या मिला उसको? बताइए ना। जिस एजेंसी में ये इंक्वायरी करने के लिए आपने किया था वो जवाब देगी ना। ईडी जवाब देगी कि नहीं देगी? क्या मिलेगा? क्या मिला? अभी तो क्या मिला? 50 घंटे में आपको क्या मिला? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। कुछ मिला? कुछ नहीं मिलेगा।
शुभेंदु से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आप लोग हरेसमेंट करना चाहते हैं और विरोधी। अच्छा मैं आपसे पूछता पल्लवी जी, बड़ी ईमानदारी से सुनेगा, बड़ी ईमानदारी से सुनेगा, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी 90 करोड़ से खाली लाइबिलिटी विपिन भाई खत्म करने के लिए राहुल गांधी को अपने पास उसको विपिन भाई 50,000 रुपए में कोई बच्चों जिसको एक सेकंड सुन लीजिए, धैर्य से एक सेकंड सुन लीजिए, जब आपका समय आएगा एक सेकंड धैर्य से सुन लीजिए विपिन भाई। अभी 2 दिन पहले ही सरकार, इनकी आज सरकार गठित हुई है, 2 दिन पहले एक हमारे जो बागी विधायक गया था, बच्चू कडू, नाम लिख लीजिए, बच्चू कडू, 600 करोड़ रुपए का ईडी ने उसके ऊपर फ्रेम किया, चार्जशीट कर दिया। उसके बाद में कल जो है उसको क्लीन चिट बाइजत क्लीन चिट दे दिया गया। तो ये हालत है इस देश के ईडी का। छत्तीसगढ़ बिल्कुल नहीं, छत्तीसगढ़ दिखा दूं आपको, सीएम के सचिव के दिखा दूं, छत्तीसगढ़ के सीएम अभी इसका जो वापस पैसा निकला इनकम टैक्स में, तो मैं यही कह रहा हूँ, सुन लीजिए आप उसके पैसा कहाँ से आया, कौन सा छत्तीसगढ़ के सीएम के सेक्रेटरी का के पास? अरे येदुरप्पा जी के यहाँ से कहाँ, येदुरप्पा जी का काम नहीं निकला, आप कैसे का जवाब येदुरप्पा जी का क्या हुआ, येदुरप्पा जी का क्या हुआ? भरत सिंह जी आपको लगता है लक्ष्मण जी का क्या हुआ है, बंगारो लक्ष्मण जी का क्या हुआ? भरत सिंह जी आपको कोई लगता है कि कोई चीज सरकार में गलत हो रही है? पिछले 8 सालों में कितनी बार कोर्ट में नहीं, क्योंकि पूरी बहुमत की सरकार है, आप ये समझते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम वोट नहीं करेंगे और वही कर रहे हैं। आपकी मर्जी आती है तो किसान कोर्ट की बात क्यों नहीं गए? यही सवाल मेरा था भरत जी आपसे कि विपक्ष के नाम पर आप ऐसे कमजोर क्यों हैं? देखिए, एक तो सारे राजनीतिक दल एक ही थाली के चिट्टे बिट्टे हैं, ठीक है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या ईडी पर जो इनका प्रभाव है, लोगों तक बताइए ना, पहुंचाइए तो सही। भारत जोड़ो यात्रा आप इसलिए शुरू कर रहे थे, वो डिले कर दी गई, वो शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। और उसके अलावा मेरा सवाल ये भी था कि अकेले के दम पर आपने जो आंदोलन खड़ा किया, उसका क्या कोई बहुत बड़ा बदलाव आप ला पाए? उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव छूटा हो? मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे पल्लवी जी मैं बड़ा नम्र निवेदन करके आपसे कहता हूँ कि कम से कम आपका चैनल कुछ तो लाज लिहाज लोक शर्म बहुत रखा है आपने, बता रहा हूँ, सही ईमानदारी से बता रहा हूँ। लेकिन कल ही एक चैनल हमारे राहुल गांधी जी के बारे में, मतलब उन्होंने जो है राजस्थान वाली घटना से जोड़ के बता दिया, खबर दिखा दिया, खबर दिखाने के नहीं, खबर दिखा दिया। और उसके बाद जब हमने नहीं शुभेंदु जी, जब हमने पूरी पोल खोली ना, तब जाके उन्होंने बोला कि सॉरी गलती हो गई। तो देखिए, कुछ मीडिया जो गोदी मीडिया हम लोग कहते हैं, हमारे सारे प्रवक्ता कहते हैं, उन गोदी मीडिया को ये कहीं से नहीं लगता है कि विपक्ष जो है वो सही काम कर रहा है, क्योंकि मोदी के 22 मीडिया को जो ईडी का नोटिस गया हुआ है, उससे वो घबराए हुए हैं और उससे वो तकलीफ में है कि हमारे ऊपर भी कभी भी ईडी का रेड पड़ सकता है, इसलिए वो बेचारे डरे रहते हैं हमेशा। और जो मोदी की कहेगा वही जो मीडिया दिखाएगा, तो ये स्थिति है। लेकिन आपके चैनल को मैं साधुवाद देता हूँ कि कम से कम जो है पल्लवी जी, आप लोग जो है वो सही चीज दिखाते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे मीडिया भी एक पड़ी, हमने हर मुद्दे को उठाया पल्लवी जी, हर मुद्दे को उठाया। मैं खुद रोज मोर्चा करता हूँ, कल भी मैं मोर्चे में था, लेकिन आपको पता है सिर्फ 5 सेकंड के लिए ब्रेकिंग न्यूज आता है कि जी न्यूज के दफ्तर पे जो है कांग्रेस का प्रदर्शन, बस उसके बाद कुछ नहीं दिखाया जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? हम तो ये कर सकते हैं ना, हम अपना धर्म निभा रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारे राहुल गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी जी जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे और सत्य की जीत होगी, आज नहीं तो कल होगी। इतना भी सीधा सा एजेंडा है कि अगर स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए तो जितना मजबूत सत्ता पक्ष है उतना ही मजबूती विपक्ष को भी दिखानी होगी। ये आप समझ लीजिए इस बात को। अब आपको इकट्ठा होकर मजबूत विपक्ष होना है या देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने अकेले के दम पे मजबूत होती है, ये आपको देखना होगा। मैं विपिन जी आपसे माफी चाहूंगी क्योंकि अब समय की कमी है, मैं आपका रुख नहीं कर पाऊंगी। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ राष्ट्रधर्म में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।